जब भी डेनमार्क का नाम आता है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ बहुत ही आम सी तस्वीरें उभरने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो बच्चों के रंग बिरंगे लेगो खिलौने, वो तो उसी देश की देन है। सही कहा। और या फिर वहाँ की वो कंपा देने वाली कड़ाके की ठंड, साल के ज्यादातर समय छाया रहने वाला अंधेरा, और एक ऐसी भाषा जिसे समझना सच में किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। मतलब देखा जाए तो बाहरी दुनिया अक्सर इसी छवि के इर्द गिर्द डेनमार्क को देखती है, एक बेहद ठंडा, शांत और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला देश। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो इस जगह को बहुत खास या खुशनुमा बनाता हो। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा में ना, हम इस विरोधाभास को समझने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस ठंडी और रहस्यमयी परत के नीचे एक ऐसा चौंकाने वाला सच छुपा है जो हर किसी को हैरान कर देता है। एकदम। मतलब ये एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 5.5 मिलियन है, वो लगातार यूनाइटेड नेशंस के हैप्पीनेस इंडेक्स और यूरोपियन यूनियन के वेल बीइंग इंडेक्स में दुनिया में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाए रखता है। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा देश जहां सूरज इतनी कंजूसी से निकलता है, वहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कैसे रह सकते हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को लंबे समय तक उलझाए रखा है, और इसी सवाल का जवाब तलाशना आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आज हम ब्रिटिश पत्रकार हेलेन रसल की मशहूर किताब द ईयर ऑफ लिविंग डेनिशली और उससे जुड़े कई अन्य शोध पत्रों की गहराई में उतरने वाले हैं। हेलेन ने खुद डेनमार्क में रहकर वहां के समाज को बेहद करीब से देखा है और कुछ ऐसे डैनिश सीक्रेट्स दुनिया के सामने रखे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा में हम केवल इन तथ्यों को ऐसे सतही तौर पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें असल में काम कैसे करती हैं। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे हम इन सीक्रेट्स को अपनी भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ना, सबसे पहले हमें उस चीज को समझना होगा जो डैनिश लोगों की जीवन का केंद्र है, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब हम उसकी जड़ों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये जो डैनिश खुशी है, इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? अगर हम डेनमार्क के मौसम को देखें तो वहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी और उदास करने वाली होती हैं। तो ऐसे में बाहर के इस कठोर मौसम से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल बना ली है। अच्छा, और उस ढाल की शुरुआत होती है इंसान के सबसे सुरक्षित कोने से, मतलब उसके घर से? होगी। हाँ, होगी। ये शब्द सुनते ही एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। अगर हम इसके लॉजिक को समझें तो ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। अच्छा। हाँ, एक मानसिक अवस्था है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहद आरामदायक और सुकून भरे माहौल में समय बिताना। तो मतलब डैनिश लोग अपने घरों को केवल रहने की एक जगह या प्रॉपर्टी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। वो उसे इस तरह डिजाइन करने पर जोर देते हैं कि वो जगह उन्हें भावनात्मक रूप से गर्माहट दे सके। मैंने किताब में पढ़ा कि इस हुगी का जो सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया है वो बहुत दिलचस्प है, मोमबत्तियां। हाँ बिल्कुल, मोमबत्तियां। मतलब डेनमार्क की आबादी बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद ये देश पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा मोमबत्तियों का इस्तेमाल करता है। वो छतों पर खूबसूरत झूमर लगाते हैं, डिजाइनर लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। वो अपने घर के हर कोने को कुछ इस तरह सजाते हैं कि वहां बैठते ही बाहरी दुनिया का सारा शोर शराबा गायब हो जाए। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि डेनिश लोग अपने घरों को केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से बचने के लिए एक सुरक्षित किले या रेगिस्तान में एक ओएसिस की तरह डिजाइन करते हैं, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। अरे वाह, ये ओएसिस वाली तुलना बहुत ही सटीक है, और इससे ना एक बहुत ही वैज्ञानिक पहलू भी जुड़ता है। ये जो रोशनी और सजावट का शौक है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई साइंस है? हाँ, इसके पीछे इंसान के दिमाग का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक बहुत विस्तृत सर्वे किया था। उस रिसर्च में ये स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि जब इंसान अपनी आंखों के सामने एक खुशनुमा, खूबसूरत और सुकून भरा माहौल देखता है ना, जैसे कि वो टिमटिमाती मोमबत्तियां या नर्म रोशनी, एकदम वही, तो ऐसा देखने से उसके दिमाग में डोपामीन नाम का हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। अरे, मतलब वही हार्मोन जो हमें किसी बड़ी कामयाबी के बाद खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है? बिल्कुल वही।
डेनिश लोग अनजाने में ही सही, लेकिन इस मोमबत्तियों और डिजाइनर लाइट्स के कल्चर के जरिए अपने दिमाग को लगातार डोपामिन रिलीज करने के सिग्नल भेज रहे होते हैं। क्या बात है। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, उन्होंने खुशी पैदा करने की वो फैक्ट्री अपने खुद के लिविंग रूम में ही लगा रखी है। वो खुशी ढूंढने के लिए बाहर किसी महंगे मॉल में या गाड़ियों के शोरूम में नहीं जाते हैं। यार ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि इन सब बातों का जमीनी स्तर पर क्या अर्थ है? मतलब आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मतलब अगर घर का माहौल इतना सुकून भरा है और लिविंग रूम ही एक स्वर्ग बन चुका है, तो कोई इंसान सुबह उठकर काम पर जाना ही क्यों चाहेगा? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो काम को एक बोझ की तरह देखा जाता है ना? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं से ना डेनिश समाज के एक बहुत ही अनोखे वर्क लाइफ बैलेंस की परतें खुलती हैं। हमारे यहाँ या पश्चिमी देशों में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की इज्जत उसकी सैलरी या उसके पद से तय होती है। हाँ बिल्कुल, स्टेटस सिंबल। लेकिन डेनमार्क का नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। इस उलट नजरिए के पीछे वहाँ का आर्थिक और टैक्स का ढांचा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो कैसे? वहाँ समाज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी इंसान को उसके बैंक बैलेंस के चश्मे से नहीं देखा जाता। डेनमार्क में बहुत भारी टैक्स लगाया जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बहुत ऊंचे पद वाली नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो आपको अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। ओह, तो मतलब एक डॉक्टर की टेक होम सैलरी और एक शिक्षक की सैलरी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता। एकदम सही पकड़ा आपने। जमीन आसमान का अंतर नहीं होता वहाँ। और मुझे लगता है कि यही बात लोगों के दिमाग से वो अंधी दौड़ निकाल देती होगी। बिल्कुल। जब ज्यादा पैसे कमाने का मतलब केवल ज्यादा टैक्स देना है, तो लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाते होंगे। वो शायद वो काम चुनते हैं जिसमें उनकी सच में रुचि हो। हाँ, जो उन्हें दिमागी तौर पर संतुष्टि दे। और आपको पता है, काम के घंटे तो ऐसे हैं कि किसी को भी हैरानी हो सकती है। वहाँ औसतन लोग एक हफ्ते में केवल 34 से 37 घंटे ही काम करते हैं। सच में? सिर्फ 34 से 37 घंटे? हाँ, इसका मतलब है कि उनके पास हर दिन शाम को अपने परिवार के लिए, उस होंगी को एंजॉय करने के लिए भरपूर समय और मानसिक ऊर्जा बची रहती है। यार, जब आपके पास काम के बाद भी ऊर्जा और समय बचता है, तो काम आपके जीवन का केवल एक हिस्सा रह जाता है, आपकी पूरी पहचान नहीं। ये जॉब सैटिस्फैक्शन का बहुत ही गहरा मॉडल है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? मान लीजिए किसी को अपना काम पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने पढ़ा है कि डेनमार्क में नौकरी बदलना बहुत आसान है। वहां की सरकार एक ऐसा सेफ्टी नेट देती है जो हैरान कर देने वाला है। हाँ, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम बहुत अलग है। वही, अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपकी नौकरी चली जाती है, तो सरकार 2 साल तक आपकी पिछली सैलरी का 70 से 80% हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में देती है। बिल्कुल देती है। अब मैं एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मुझे बिना काम किए अपनी सैलरी का 80% हिस्सा मिल रहा है, तो मैं तो शायद हमेशा सोफे पे बैठ के टीवी ही देखता रहूं। क्या इतने भारी बेरोजगारी भत्ते से लोग आलसी नहीं हो जाते? देखिए, ये शंका अक्सर उन लोगों के मन में आती है जो डेनमार्क के बाहर रहते हैं। लेकिन अगर हम डैनिश समाज के मनोविज्ञान को गहराई से समझे ना, तो ये भत्ता उन्हें आलसी बनाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये उनके मन से अस्तित्व के डर को, मतलब जो एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड होता है, उसे जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। दुनिया के अन्य देशों में लोग उस नौकरी में भी फंसे रहते हैं जिससे वो नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर नौकरी गई तो उनके घर की EMI बाउंस हो जाएगी या वो बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे। डेनमार्क में सरकार ये डर खत्म कर देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग बिना किसी डर के खाली बैठे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ खाली बैठने या आलसी को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। डैनिश लोग मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। ओहो। और सरकार केवल पैसे बांटकर पीछे नहीं हट जाती। OECD नाम की एक संस्था है जो लोगों को नई स्किल्स की मुफ्त ट्रेनिंग देती है। ये आलस को बढ़ावा देना नहीं है, ये समाज की ह्यूमन कैपिटल में किया गया निवेश है। मतलब जब इंसान के सर पे भूख या दिवालिया होने की तलवार नहीं लटक रही होती, तो वो शांति से सोच पाता है कि उसे असल में क्या करना है। एकदम सही। वो नई ट्रेनिंग लेता है और आखिरकार एक ऐसे प्रोफेशन में लौटता है जहां वो ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होता है। यार, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है।
व्यक्तिगत संघर्ष की मानसिकता को हटाकर एक सामूहिक विकास की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। अब यहाँ से एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि जब लोगों के जीवन से नौकरी खोने का डर निकल गया है, काम के घंटे कम हो गए हैं, तो काम के बाद जो ये भरपूर समय बचता है उसका डेनिश लोग करते क्या हैं? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आंकड़े बताते हैं कि डेनमार्क में 10 में से 9 लोग किसी न किसी हॉबी क्लब या एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हैं। 10 में से 9, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और इन हॉबी क्लबों की जो संरचना है वो उनके समाज की सबसे बड़ी खूबी को दर्शाती है। ये सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं है। तो और क्या है? इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक बहुत बड़े बैंक का सीईओ है और उसी शहर का एक आम बेकरी चलाने वाला इंसान है। जब वो दोनों शाम को एक निटिंग क्लब या लोकल फुटबॉल क्लब में जाते हैं तो वो दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। अरे वाह! ये जो हॉरिजॉन्टल सामाजिक ढांचा है ना, ये उनके अंदर से स्टेटस की उस चिंता को खत्म कर देता है जो अक्सर दूसरे देशों में डिप्रेशन का कारण बनती है। बहुत ही गहरी बात है ये। और जब हॉबी की बात आती है तो डेनमार्क का नाम आते ही साइकिलिंग का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, साइकिलिंग तो वहाँ की जान है। वहाँ 7,500 मील लंबे सिर्फ साइकिल चलाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। वहाँ का सबसे अमीर इंसान या कोई बड़ा राजनेता भी ना अपनी कार छोड़कर साइकिल पर ऑफिस जाना पसंद करता है। और इस साइकिलिंग कल्चर के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लंबी रिसर्च भी है। अच्छा, क्या कहती है वो रिसर्च? वो बताती है कि नियमित रूप से साइकिल चलाने से न केवल हृदय रोग का खतरा कम होता है, बल्कि इंसान के व्यवहार में भी शांति और स्थिरता आती है। साइकिलिंग को लेकर मैंने इस किताब में एक नियम पढ़ा जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। कौन सा नियम? कोपनहेगन जैसे बिजी शहरों में ना हर टैक्सी के पीछे एक बाइक स्टैंड होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मतलब अगर कोई बाइकर साइकिल चलाते हुए बहुत थक गया है या उसने वीकेंड पर किसी पार्टी में थोड़ी ड्रिंक कर लिए, तो वो कोई भी टैक्सी रुकवा सकता है, अपनी साइकिल पीछे स्टैंड पर टांग सकता है और सुरक्षित घर जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि वीकेंड पार्टी करने वालों के लिए ये नियम दुनिया की सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाली बात आपने बहुत सही कही। ये नियम इस बात का सटीक उदाहरण है कि वहाँ का सिस्टम लोगों पर सिर्फ पाबंदियां नहीं थोपता, बल्कि उनकी जीवन शैली का सम्मान करते हुए व्यावहारिक समाधान देता है। सही बात है। ये समाज में एक गहरे भरोसे को जन्म देता है। लेकिन देखिए, ये भरोसा और जो ये सामाजिक जुड़ाव है ना, ये केवल क्लबों या साइकिल चलाने से रातों रात पैदा नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सीधे उनके परिवारों, परवरिश के तरीकों और पीढ़ियों पुरानी परंपराओं में। एकदम सही। परंपराएं किसी भी समाज के लिए एक ऐसी गोंद का काम करती हैं जो पीढ़ियां को जोड़कर रखती हैं। उदाहरण के लिए डेनमार्क की लगभग 90% आबादी प्रोटेस्टेंट स्टेट चर्च से जुड़ी हुई है। अच्छा। इसी से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी परंपरा है वहाँ। जब वहाँ कोई बच्चा 14 साल का होता है ना, तो उसकी एक कन्फर्मेशन सेरेमनी होती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इस सेरेमनी में सारे रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठा होते हैं और उस 14 साल के बच्चे को आशीर्वाद के तौर पर गिफ्ट्स और पैसे देते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। और किताब की एक सर्वे के अनुसार इस एक सेरेमनी में औसतन $3,200 तक इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रकम। देखिए, इस रकम को केवल पैसे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बचपन से यौवन की तरफ कदम रखने का एक प्रतीक है। वो कैसे? मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, जब एक 14 साल का बच्चा देखता है कि पूरा परिवार, पूरा समुदाय उसके भविष्य के लिए आर्थिक रूप से उसके साथ खड़ा है, तो उसमें कमाल का सुरक्षा भाव आता है। उसे लगता है कि समाज उस पर विश्वास करता है। हाँ, ये तो है। एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती होगी। और यही विश्वास और जुड़ाव अपने देश के प्रति भी बहुत मुखर रूप से दिखता है। राष्ट्र प्रेम वहाँ कूट-कूट कर भरा है। हाँ, इसके बारे में भी एक दिलचस्प फैक्ट है। कौन सा? इसी से जुड़ा एक नियम है कि डेनमार्क में उनके राष्ट्रीय झंडे, जिसे डेनेब्रॉग कहा जाता है, उसके अलावा किसी भी और देश का झंडा फहराना गैर कानूनी माना जाता है। हाँ, ये नियम वहाँ काफी सख्ती से लागू होता है। एक मिनट, लेकिन एक लोकतांत्रिक और इतने आजाद ख्यालों वाले देश में ऐसा नियम, क्या ये थोड़ी तानाशाही या किसी बहुत बड़ी पाबंदी जैसा नहीं लगता? बाहरी नजरिए से तो ये बिल्कुल पाबंदी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को टटोले ना, तो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो लोग अपनी सरजमीन और अपने देश पर सामूहिक रूप से गर्व महसूस करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य कहीं बेहतर होता है। अच्छा, तो इसका
मेंटल हेल्थ से कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, एक ही झंडे के नीचे एकजुट होना असल में उन्हें एक विशाल और सुरक्षित समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कराता है। ये पाबंदी नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे वो खुद को बांटने वाली चीजों से दूर रखते हैं। मतलब ये सामूहिक पहचान उन्हें अकेलेपन और डिप्रेशन जैसी चीजों से बचाती है। एकदम सही। और ये जो डिप्रेशन से बचाने वाला या जो केयरिंग माहौल है, ये बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा नजर आता है। मैंने पढ़ा कि डेनमार्क में माता पिता को बच्चे के जन्म के बाद कुल 52 हफ्तों की यानी पूरे 1 साल की छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, और मजे की बात ये है कि इसे माँ और बाप दोनों अपनी सुविधा के अनुसार आपस में बांट सकते हैं। क्या बात है। और जब वो दोनों काम पर वापस लौटते हैं तो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार की तरफ से गारंटीड डे केयर सुविधा दी जाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले वहाँ डे केयर का खर्च 75% तक कम है, क्योंकि उसकी फंडिंग खुद सरकार करती है। यार, इस नीति के प्रभाव की कल्पना कीजिए। एक कामकाजी माँ या पिता की मानसिक स्थिति कितनी शांत होगी जब उसे ये चिंता नहीं है कि उसके पीछे बच्चों को कौन संभालेगा। और उन्हें ये भी टेंशन नहीं होती कि उनकी आधी सैलरी केवल डे केयर के भारी भरकम बिल भरने में चली जाएगी। बिल्कुल, जब माता पिता इस आर्थिक और मानसिक तनाव से मुक्त होंगे तो जाहिर है वो बच्चों की कहीं बेहतर परवरिश कर पाएंगे। ये पूरी एक चेन है जो आखिरकार एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करती है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ तक तो सब बहुत ही तार्किक और शानदार लग रहा है। बेहतरीन सरकारी नीतियाँ, कमाल का वर्क लाइफ बैलेंस और समुदाय का सपोर्ट। हाँ, सब कुछ बहुत परफेक्ट सा लगता है। लेकिन अब ना इन शोध पत्रों में एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है। क्या ये सारी खुशहाली सिर्फ इन नीतियों और सामाजिक ढांचे का ही नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कारण भी है? ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मतलब क्या खुशी का रहस्य उनके जीन्स में छिपा है? देखिए, ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, नील टॉमरअप। उन्होंने इस विषय पर एक बहुत ही गहरी रिसर्च की है। अच्छा, क्या निकला उस रिसर्च में? उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा जिसे जेनेटिक डिस्टेंस कहते हैं। जेनेटिक डिस्टेंस? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी जगह की आबादी के जीनों की बनावट में आपस में कितनी दूरी या कितनी समानता है। डेनमार्क के लोग सदियों से वहीं रहते आए हैं। उन्होंने इतिहास में बहुत ज्यादा पलायन नहीं किया। ठीक है। इस वजह से पूरी डेनिश आबादी के जीन्स की संरचना में एक गजब की समानता पाई जाती है। जब एक समाज के लोगों के जीन एक जैसे होते हैं ना, तो अवचेतन रूप से वो एक दूसरे को अपने ही एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं। ओह, तो इससे समाज में आपसी घर्षण कम होता होगा। बिल्कुल, और एक दूसरे पे भरोसा बहुत बढ़ जाता है। और इस रिसर्च में एक बहुत ही विशिष्ट जीन की बात भी की गई है, 5-HTT। ये किस तरह काम करता है? हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जिसे अक्सर हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये तनाव को कम करके हमें खुशी का एहसास कराता है। हाँ, सेरोटोनिन के बारे में तो सुना है। लेकिन हमारा शरीर इस हार्मोन का सही से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए 5-HTT नाम के एक पदार्थ की जरूरत होती है। इसे आप तनाव के खिलाफ एक बायोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर। हाँ, और रिसर्च में सामने आया है कि डैनिश लोगों के शरीर में ये विशेष जीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो उनके दिमाग को इस हैप्पी हार्मोन का तेजी से और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है। यार, ये तो सच में चौंकाने वाला तथ्य है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा इतराज है। कैसा एतराज? मतलब अगर डेनमार्क के लोगों का जेनेटिक मेकअप, उनका डीएनए ही उन्हें इतना खुश रखता है, तो क्या इस चर्चा को सुनने वाले बाकी दुनिया के लोग कभी भी उनके जितनी खुशी हासिल नहीं कर सकते? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब क्या खुशी कुछ चुनिंदा लोगों का एक एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल क्लब है? क्या हम बाकी सब जेनेटिक लॉटरी हार चुके हैं? क्या ये एक तरह का जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है? देखिए, ये बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीव विज्ञान सब कुछ तय नहीं करता। तो फिर ये सच है कि जेनेटिक्स डेनिश लोगों को एक मजबूत आधार देते हैं जो उनके लिए खुश रहना थोड़ा आसान बना देते हैं, लेकिन वो जीन केवल एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। अच्छा, अगर आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो, नीतियां खराब हों, तो कोई भी जीन इंसान को खुश नहीं रख सकता। असली ट्रिगर उनका पर्यावरण है। मतलब उनकी वो होगी वाली जीवन शैली। बिल्कुल, होगी की जीवन शैली, उनका काम के प्रति संतुलित नजरिया और उनकी बेहतरीन नीतियां। जेनेटिक्स सिर्फ एक अच्छी नींव हो सकती है, लेकिन उस पे खुशी की जो इमारत खड़ी होती है ना, वो उनके अपने प्रयासों का नतीजा है। हाँ, ये बात तो है। और ये इमारत दुनिया का कोई भी इंसान अपने लिए खड़ी कर सकता है।
ये एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि डेनमार्क की खुशी का रहस्य किसी एक जादू की छड़ी में नहीं है। एकदम सही। ये घर के अंदर मोमबत्तियों के सुकून भरे होगी, काम और जिंदगी के बीच का बेहतरीन बैलेंस, आजीविका की सुरक्षा, हॉबी क्लबों से जुड़ा सामाजिक ढांचा, बच्चों की परवरिश के लिए सपोर्ट और थोड़े से बायोलॉजिकल फायदे का एक परफेक्ट कॉकटेल है। बिल्कुल परफेक्ट समरी है ये। और इस चर्चा के अंत में ना हेलेन रसेल की किताब में छुपे एक बहुत ही खास टिप पर गौर करना जरूरी है, जिसे कोई भी आजमा सकता है। अच्छा, वो कौन सी टिप है? डेनिश लोग जीवन के किसी भी पड़ाव पर खुद को खुश और कॉन्फिडेंट रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प हॉबी अपनाते हैं। वो है नई भाषाएं सीखना। अरे वाह, नई भाषाएं। हाँ, एक वयस्क के रूप में कोई नई स्किल या नई भाषा सीखना हमारे दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है। ये केवल एक शौक नहीं है, ये हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारे आत्मविश्वास और हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता होगा। अगर हम इस पर गौर करें तो डेनमार्क में खुशी बिल्कुल उस लेगो सेट की तरह है जिसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। वहाँ की सरकार और नीतियाँ लोगों को बेहतरीन और मजबूत लेगो ब्लॉक्स देती हैं, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा, मुफ्त शिक्षा और समय। लेकिन अपनी खुशी की इमारत बनाने के लिए हर इंसान को खुद उन ब्लॉक्स को जोड़ना पड़ता होगी और समुदाय का हिस्सा बनकर। और मुझे लगता है कि यही आज की हमारी चर्चा की सबसे बड़ी सीख है। डेनमार्क की तरह खुश रहने के लिए ना हम सबको अपनी जॉब छोड़कर या बैग पैक करके वहां बसने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। हम आज और अभी से कोई नई भाषा सीखकर, अपने काम और परिवार में एक संतुलन बनाकर और अपने घर के माहौल को एक सुरक्षित मरुद्यान बनाकर अपने ही जीवन में अपना खुद का एक माइक्रो डेनमार्क बना सकते हैं। बहुत ही शानदार विचार है। लेगो ब्लॉक्स भले ही हमारे पास अलग हों, लेकिन खुशी की इमारत हम खुद डिजाइन कर सकते हैं।